गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस, आपके कितने एब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे और क्या सिलेक्शन रूल्स हैं, ये डिस्कस किया था। आज हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमने आईआर स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से स्टडी करना है। तो आईआर स्पेक्ट्रम जो है दैट इज़ स्टडीड विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में हम ये कह सकते हैं, आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ यू कैन एनालाइज आईआर स्पेक्ट्रम या व्हाट इज़ मैकेनिक्स ऑफ रिकॉर्डिंग आईआर स्पेक्ट्रम। तो इन सब में आपने ये आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में ही आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फर्दर हम आज अपना पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स को भी डिस्कस करेंगे कि जो आईआर स्पेक्ट्रम में बैंड्स आएंगे क्या उनकी पोजीशन रहेगी और क्या उनकी इंटेंसिटी होगी। तो ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नेम से ही पता चल रहा है, आईआर स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए है। तो सबसे पहले जब भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोई भी डिस्कस करते हैं तो देयर इज़ अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। आपका कोई भी सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, तो यहाँ पर जो आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन है दैट विल बी योर सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन, ये होगा जो कि आईआर रेडिएशन आपकी प्रोड्यूस कर सके। तो वो सोर्स आप या तो ले सकते हैं, देयर कैन बी नंस्ट ग्लोअर, आइदर नंस्ट ग्लोअर से आप आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंस्ट ग्लोअर आपका क्या होता है, दिस इज़ मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स का ये बना हुआ होता है, और जब आप इसको हीट करते हैं तो आपकी आईआर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। या आप इस हीट कर सकते हैं बाय हीटिंग सिलिकॉन कार्बाइड। रोड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आप लें, उसको हीट करें। ठीक है, या तो नंस्ट ग्लोअर लें या सिलिकॉन कार्बाइड की रोड को हीट करें, तो आपकी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी वो आपकी आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये जो आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस हो गई, इसको आपने 2 बीम्स में स्प्लिट कर लेना है, क्योंकि आपको एक रेफरेंस सेल के थ्रू पास करनी है और एक यू हैव टू पास थ्रू सैंपल सेल। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपकी रेफरेंस सेल है एंड दिस इज योर सैंपल सेल। अब इन दोनों की पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। ये जो रेफरेंस सेल और सैंपल सेल है, दिस इज़ मेड अप ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स। ये आपके अल्कली मेटल हैलाइड्स के बने हुए होंगे। इट कैन नॉट बी मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्ट्स। ठीक है, क्योंकि जो ग्लास और क्वार्ट्स हैं वो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें ऐसे सब्सटेंसेस लेने हैं जो कि आपके आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब जो है ना करें। तो अब जो ग्लास है दैट इज़ ओपेक टू योर इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो ग्लास हम नहीं ले सकते। हमें ऐसे लेना है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जिसके थ्रू आपके पास हो सके। तो आप अल्कली मेटल के हैलाइड्स लेते हैं, या तो ये आपका रॉक साल्ट का बना हुआ होगा ये सैंपल सेल, या सीजियम आयोडाइड की बनी हुई होगी, ताकि इसके थ्रू आपकी आईआर रेडिएशंस जो हैं वो पास हो सके। ठीक है, तो ये आपका कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो सैंपल सेल है ये ग्लास की क्यों नहीं बनी हो सकती। तो आप भी लिखेंगे कि ग्लास की इसलिए बनी हुई नहीं होगी क्योंकि ग्लास जो है दैट इज़ ओपेक टू आईआर रेडिएशंस। ठीक है, तो ये तो हो गई मटेरियल की बात। देन रेफरेंस सेल और सैंपल सेल, ये हमने और स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में भी पढ़ा हुआ है। सैंपल सेल में आप सैंपल लेंगे और रेफरेंस सेल में आप जो भी सैंपल है आपका डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे आपने सैंपल को सपोज करो आपको जो है किसी भी एल्कोहल का स्पेक्ट्रम रन करना है, तो एल्कोहल को आपने अगर किसी चीज़ में डिज़ोल्व करके लिया तो वो सॉल्वेंट आपका इधर होगा। तो यहाँ आपका प्योर सॉल्वेंट होगा रेफरेंस सेल में, और यहाँ आपका सैंपल प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो जनरली ये जो आप इसमें सैंपल लेंगे
वो सैंपल या तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, या क्लोरोफोम में या CS2 में, इसमें डिज़ोल्व करके लेते हैं सैंपल, ठीक है। अगर इनमें डिज़ोल्व नहीं करना तो आप क्या करते हैं, कई बार इसकी पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ पैलेट बना लेते हैं, गोली बना लेते हैं, वो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो आपकी 2 बीम्स थी, इनको आपने पास करना है मोनोक्रोमेटर में, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर में पास करेंगे थ्रू अ रोटेटिंग यू कैन से मिरर, जिससे आपकी ये मोनोक्रोमेटर में, ये आपका मोनोक्रोमेटर में पास हो जाएगी ये रेडिएशन आपकी जो है सैंपल सेल और रेफरेंस सेल के थ्रू जो आपकी IR रेडिएशंस निकली हैं, उनको आपने मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास करना है। अब मोनोक्रोमेटर का आपको पता है दैट अलाउज रेडिएशन ऑफ ओनली सिंगल वेवलेंथ और यू कैन से सिंगल फ्रीक्वेंसी टू एंटर इनटू द डिटेक्टर। मोनोक्रोमेटर जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को आपकी डिटेक्टर में जाने देगा एट ए टाइम, ठीक है। उसके बाद डिटेक्टर क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में चेंज कर देगा, जिसको कि अब हमने रिकॉर्डर पे नोट कर लेना है। ये रिकॉर्डर हमारा क्या होता है, ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर ही होता है, जिस पे अब हमारा जो है पैटर्न आ जाएगा, यू कैन से IR स्पेक्ट्रम आ जाएगा। और वो IR स्पेक्ट्रम आपका कैसे आएगा, आइदर यू कैन से ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस, या तो आपके ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में या आपकी एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में, एज अ फंक्शन ऑफ आइदर वेवलेंथ या वेवलेंथ और या यू कैन से वेव नंबर, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्प्शन आपकी यहाँ और वेवलेंथ या वेव नंबर यहाँ, और इस टाइप से आपकी जो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ जाएंगे डिफरेंट वेवलेंथ पे, जिनको कि आपने स्टडी करना है, और इनकी जो है वेव नंबर की वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका स्पेक्ट्रम है वो किस चीज़ का है, कौन से कंपाउंड का आपका ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब जब भी हम IR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जो हमारे सैंपल सेल में सैंपल लेना है वो हमें बहुत ही कम लेना होता है, अप्रॉक्स हमारा मिलीग्राम्स में हम सैंपल लेते हैं, और वो वाला सैंपल भी हमारा बाद में एज सच रिकवर हो जाता है। और सबसे जो ख़ास बात है, जो योर सैंपल शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई, आपका जो सैंपल है ड्राई होना चाहिए, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर होगी तो मॉइस्चर मीन्स वाटर है, ठीक है। तो वाटर है तो वाटर की अपनी जो है बैंड्स आ जाते हैं नियर 3710 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1630 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वाटर के अपने 2 बैंड आ जाते हैं, और आपको पता है हमारा जो IR रीजन है दैट इज़ फ्रॉम 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रीजन के अंदर आपके अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो वाटर के अपने एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ जाएंगे एट 3710 एंड 1630, दैट विल इंटरफियर विद द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम ऑफ द योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसीलिए जो आपने सैंपल लेना है दैट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, वो आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका IR स्पेक्ट्रम था, सोर्स ऑफ रेडिएशन, देन रेफरेंस सेल, सैंपल सेल, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, रिकॉर्डर। रिकॉर्डर आपका क्या करेगा, जो है एब्जॉर्बेंस वर्सेस आपको वेव नंबर, हम जनरली इस पूरे चैप्टर में वेव नंबर की ही बात करेंगे। तो वेव नंबर, एब्जॉर्बेंस इस तरफ और वेव नंबर आपका इस तरफ, उस फॉर्म में आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो इंटरप्रेट करेगा रिकॉर्डर पे, और उससे आप फर्दर डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका ये किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये था आपका IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। देन हमारा जब भी हम IR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं
तो IR स्पेक्ट्रम में हमारी हमेशा बात होती है जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे उनकी क्या पोजीशन है और क्या इंटेंसिटी है। तो पहले हम पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि IR रीजन जो है हमारा दैट वेरीज फ्रॉम 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ योर पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड दिस रीजन IR रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड सेकंड इज फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो आपका वेरी करेगा फ्रॉम 4000 टू 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और लेस देन आपका जो है 1250 सेंटीमीटर इनवर्स आपका फिंगरप्रिंट रीजन रहेगा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप रीजन नेम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में जो आपका बैंड्स आएंगे दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि एल्कीन प्रेजेंट है तो C डबल बॉन्ड C का बैंड आएगा, OH की वजह से क्या बैंड आएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप यू कैन से कि जो इस रीजन के अंदर बैंड आ रहे हैं दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, और यू कैन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, और इस रीजन में जो बैंड्स आएंगे दैट आर ड्यू टू वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस ऑफ द मॉलिक्यूल, कि एक पर्टिकुलर वेरियस बॉन्ड की क्या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आपकी हो रही हैं, उसकी वजह से ये आपके बैंड यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और फिंगरप्रिंट रीजन जो है इसमें जो बैंड्स आएंगे दैट आर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल, क्योंकि जहाँ वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं वहाँ रोटेशनल चेंजेस हर हाल में होंगे, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी और कम होती है एज कंपेयर टू वाइब्रेशनल। तो द बैंड्स in fingerprint region are associated due to complex vibrational and rotational energy changes in the molecule। ठीक है, यहाँ सिर्फ वाइब्रेशनल की वजह से। ठीक, अब ये जो थे ये आपको टाइप ऑफ बॉन्ड्स बता रहे थे, लेकिन अब ये जो रीजन है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। अगर हमारे दो क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप रीजन में स्पेक्ट्रम आपका सेम आ सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन में उनका स्पेक्ट्रम हर हाल में डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि यू कैन से नो टू compounds can have similar spectrum in this region। यानी कि 1250 से कम की जो आप बैंड पढ़ेंगे, 1250 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो बैंड आएंगे वो कभी भी दो इवन क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स के सेम नहीं आ सकते। दैट्स वाई दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे कि आपको पता है नो टू ह्यूमन बींग्स कैन हैव सेम फिंगरप्रिंट, आप दो ह्यूमन बींग्स के आपके फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं हो सकते। ऐसे ही इस रीजन के अंदर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, पता चल गया। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन क्यों बोलते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इवन क्लोजली रिलेटेड जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका स्पेक्ट्रम भी सेम नहीं आ सकता। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अब जो बैंड्स आएंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स।
अब इंटेंसिटी आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जो आपके डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स आप आईआर स्पेक्ट्रम में देखते हो, दे हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज़, और इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स जो मेनली डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। हमने पढ़ा था आईआर स्पेक्ट्रम कोई भी कंपाउंड आपका कब शो करता है, सिलेक्शन रूल्स में हमने पढ़ा था, इफ़ इट इज़ अकम्पनीड बाय अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब चेंज इन डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ही आपको ये बताएगा कि आपकी एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो जितना ज़्यादा आपका कोई भी बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा पोलर होगा, उतना ही यू कैन से चेंज इन डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा होगा, और जितना चेंज इन डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, उस बॉन्ड की इंटेंसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो समझने के लिए देखिए, आपका सपोज करो एक आप कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, एक आप इथाइलिनिक डबल बॉन्ड की बात करें। ठीक है, तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके अंदर देयर इज मोर चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ डाइपोल मोमेंट चेंज जो है वो ज़्यादा है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है मिथाइल इथाइल इसके साथ, उन पे डिपेंड करेगा। एंड जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है, यू कैन से चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज लेस। ठीक है, यहाँ पोलर होने की वजह से यू कैन से चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज़ मोर, और जितना ज़्यादा चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बैंड आएगा दैट विल बी ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा, और यहाँ पर जो बैंड आएगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही वीक रहेगी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? चेंज इन डाइपोल मोमेंट पे। और सेकंड जो है इंटेंसिटी आपकी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। जितनी कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी, उतनी ही इंटेंसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। यानी एक आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, एक आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो इंटेंसिटी आएगी बैंड्स की, एब्जॉर्प्शन बैंड्स की, वो ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट पे और कंसंट्रेशन पे, दो चीज़ों पर आपकी डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स की। एब्जॉर्प्शन बैंड्स आपके वीक आएंगे या आपके स्ट्रॉन्ग आएंगे। ठीक है, अब हम वेरियस एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं आपके उनकी वेव नंबर स्टडी करते हैं कि किस किस रीजन में आपके बैंड्स आएंगे। तो देखिए, अब हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स absorption regions of various bonds। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड्स की एब्जॉर्प्शन ही नहीं पता कि जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, वो किस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि आपका ये जो आपको आईआर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया है ये किस कंपाउंड का प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको उनकी जो भी एब्जॉर्प्शन आपके बैंड प्रेजेंट है, उनकी एक्चुअल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपका ये वाला जो है बैंड आता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब आपका डिफरेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एल्केन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। CH बॉन्ड की मैं आपको जो है
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ही करेंगे, यानी कि हमारी जितनी ये जो वैल्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में होंगी। तो मैं हर किसी के आगे अब सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिख रही। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एल्केन्स का है, यानी इसके साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आपका ये बैंड आता है 2850 से 2960। ठीक है। और अगर ये आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कीन्स का है तो एल्कीन्स में दिस विल बी 3010 to 3100 पर आपका बैंड आएगा। और अगर एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड CH आपका प्रेजेंट होगा। एल्काइंस में ये बैंड आता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड आता है। और अगर ये आपका CH है एरोमेटिक रिंग बेंजीन में भी आपके ये प्रेजेंट होता है CH, तो यहाँ पर आपका ये एब्जॉर्प्शन बैंड आती है आपकी 3000 से 3100। ये मैंने अभी आपको एल्केन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक रिंग्स की CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आपको बताई हैं कहाँ आएगी। ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। एल्केन्स में आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स में आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एरोमेटिक रिंग में कार्बन कार्बन पार्शियल आपका डबल बॉन्ड होगा। तो इनकी किस पे आएंगी? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन्स हैं तो यहाँ आपकी आती है 1600 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ठीक है। और अगर एल्कीन्स हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1620 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। 1620 से 1680 के बीच में आपका बैंड आएगा। अगर एल्काइन है तो आपका बैंड आता है 2100 से 2660 के बीच, यानी कि 2100 to 2660 के बीच में आपका बैंड आएगा। और अगर ये आपकी एरोमेटिक रिंग है तो आपका आता है 1500 से 1600 के बीच में। ठीक है। तो ये आपके मैंने बताई कार्बन कार्बन की। देन आपके मॉलिक्यूल्स में आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है CO बॉन्ड। ठीक है। ये CO बॉन्ड आपका जो है एल्कोहल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका ईथर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका एस्टर्स में भी प्रेजेंट होता है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी प्रेजेंट होता है। तो CO जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो आएगा 1000 से 1300 पे, 1000 से लेके 1300 तक आपका CO बैंड आता है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंड होता है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका एल्डिहाइड्स में, आपका कीटोन्स में, आपका एस्टर्स में, आपका एसिड्स में, एनहाइड्राइड्स में, एमाइड, सारे एसिड डेरिवेटिव्स में आपके प्रेजेंट होगा। इनकी मैं आपको अलग वैल्यूज़ भी बताऊंगी। यहाँ आपका ये बैंड आता है 1680 to 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है। तो आप देखिए इनकी आप अलग से भी लर्न करेंगे कि एल्डिहाइड्स में ये जो C डबल बॉन्ड O बैंड आता है ये आपका अप्रोक्स आता है 1725 पे। कीटोन्स में आपका ये बैंड आएगा 1715 के अराउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका ये बैंड आएगा 1710 के अराउंड। एमाइड्स में आपका ये बैंड आएगा 1690 के अराउंड आपका आता है। एस्टर्स में ये बैंड आएगा 1735 के अराउंड आएगा। एसिड क्लोराइड्स में ये बैंड आपका आएगा अप्रॉक्स 1800। और एसिड एनहाइड्राइड्स में आपके 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वहाँ वाइब्रेशनल कपलिंग हो जाती है और आपके 2 बैंड्स आते हैं, एक आपका 1760 पे और एक आपका 1810 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगा। तो कार्बोनिल बैंड आपका डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके क्या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, रेजोनेंस फैक्टर, लॉट ऑफ फैक्टर्स जो है
दैट प्ले अ वाइटल रोल, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में फ्रीक्वेंसीज फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, कॉन्जुगेशन किस तरह से आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स के थे। देन हमारा आपका होता है OH ग्रुप। OH ग्रुप आपका जो है एल्कोहल्स में, फिनोल्स में प्रेजेंट होता है। तो OH ग्रुप जो है एल्कोहल में, फिनोल में प्रेजेंट होता है। वहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं भी हो सकती। तो अगर आपका ये बैंड 3600 से 3650 पे आ रहा है तो यानी आपकी मोनोमेरिक रहेंगी वो, और 3200 टू 3400 के पास आ रहा है तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल्स प्रेजेंट होंगी। ये आपकी मोनोमेरिक फॉर्म में आपका बैंड यहाँ आएगा। ठीक है, देन आपका NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप यानी एमीन्स, एमीन्स में आपकी NH वाइब्रेशनल बैंड आएगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो NH बैंड आपका वही हायर फ्रीक्वेंसी पे 3300 टू 3500 के आसपास आएगा, और CN बैंड आपका आएगा 1180 टू 1360 के अराउंड आएगा। ठीक है, देन आपके होते हैं साइनाइड। साइनाइड्स में आपके होते हैं C∼N। साइनाइड्स में आपका बैंड आता है 2210 से 2260 के पास। ठीक है, एंड लास्ट आपका है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में आपका बैंड आता है 1330 से लेके 1540 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। उसके बेसिस पर अगर आपको ये वैल्यूज़ पता हैं तो आप आराम से अपना कंपाउंड बता सकते हैं। अगर आपको IR स्पेक्ट्रम गिवन है कि ये इस कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये आपका था कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन रीजन्स ऑफ वेरियस बैंड्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।